प्यारे बच्चों, मधु अब की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए क्या लिखा गया है। आज का हमारा विषय क्या है? ध्वनियों का उच्चारण। ध्वनियों का उच्चारण, इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, जो दूसरा भाग आज हम शुरू करने जा रहे हैं, उससे पहले हमने जो पढ़ा था भाग 1, उस पर जरा नजर दौड़ा लेते हैं। हमने पढ़ा था स्वरों के उच्चारण के बारे में, है ना बच्चों? तो स्वरों के उच्चारण के बारे में हमने क्या पढ़ा था? देखिए, ये सब चित्र से आप लोग अवगत हैं, है कि नहीं? हम जानते हैं कि कुछ उच्चारण अवयव होते हैं जिनके सहारे हम ध्वनियों का उच्चारण कर पाते हैं, और यह वाक्यंत्र और इसके अलग अलग हिस्से हैं। ये फेफड़ा है, इससे हवा बाहर निकलती है मुख विवर से और हम ध्वनियों का उच्चारण कर पाते हैं। और ये जीभ की स्थिति हमने दिखाई थी, ये पूरा मुंह की भी स्थिति आप देख सकते हैं। जब स्वर उच्चारित होते हैं तो वे बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के मुख के बाहर निकलते हैं। तो उस समय जिह्वा की स्थिति बदलती है, लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता। यह हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कुल मिलाकर 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। आगे हमने यह भी सीखा था कि स्थिति के अनुसार, जीभ की स्थिति के अनुसार सहायक वह जो करती है विभिन्न ध्वनियों के उच्चारण, मतलब स्वरों के उच्चारण में, उस समय उसकी स्थिति के अनुसार क्या है? स्वरों के 3 भेद हैं। क्या क्या है बच्चों? आप लोगों को तो अच्छी तरह से पता ही होगा। वे हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो अग्रस्वर कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ये जीभ का अग्रभाग है, ये मध्य भाग है और यह पश्च भाग है। तो इनके हिसाब से, मतलब ये जो सहायक होती है जीभ ध्वनियों के उच्चारण में, उसके हिसाब से अग्रस्वर जो है क्या क्या है? ई, ए, ऐ। फिर मध्य स्वर एक है आ, और फिर पश्च स्वर है उ, ओ, औ और आ। इनका उच्चारण करते समय बच्चों आप जीभ की स्थिति देखिए। फिर हवा जो फेफड़ों से हवा आती है, कहाँ किस तरह से रुकती है या फिर उसकी स्थिति क्या बनती है जीभ की, उस समय हम महसूस कर सकते हैं ध्वनियों के उच्चारण के समय, स्वर ध्वनियों के उच्चारण के समय। और मुख्य रूप से जो बात ध्यान देने योग्य है वह है, जो हम स्वरों का उच्चारण करते हैं उसमें स्वर का जो उच्चारण समय है उस हिसाब से 2 भेद हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर 4 हैं, अ, ई, उ, रे। और इनसे दुगुना समय जिन ध्वनियों के उच्चारण में लगता है वे क्या हैं? वे दीर्घ स्वर हैं। इनकी संख्या कितनी है बच्चों? इनकी संख्या है 7। क्या क्या है देख लीजिए थोड़ा। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। इन्हें हम क्या कहते हैं? छोटी ई कहते हैं या बड़ी ई कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जो ह्रस्व है उसे छोटी ई कहते हैं और जो दीर्घ है उसे हम बड़ी ई कहते हैं। छोटा ऊ, बड़ा ऊ कहते हैं कि नहीं बच्चों? तो इन्हें हमें याद रखना है। बच्चों आगे बढ़ते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वह है व्यंजनों का उच्चारण। व्यंजनों का उच्चारण पढ़ने से पहले आइए समझते हैं व्यंजन क्या है। तो व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे ध्वनियां होती हैं बच्चों, व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनके उच्चारण में मुख विवर से बाहर आती हवा का कहीं ना कहीं पूर्ण या आंशिक अवरोध होता है। हमने पढ़ा था स्वरों के उच्चारण में कोई अवरोध नहीं होता, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख में फेफड़ों से जो हवा निकलती है वह हवा कुछ समय के लिए
या फिर पूरी तरह से, नहीं तो आंशिक रूप से बाधित होती है। और उसके बाद जब खुलता है मुंह का वह अंश व भाग, उस समय व्यंजन ध्वनियों का उच्चारण होता है। सभी व्यंजन अलग रूप में आधा उच्चरित हो पाते हैं। व्यंजन की एक और विशेषता क्या है बच्चों, ये आधा उच्चरित होते हैं। उच्चारण में स्वर जो होते हैं वे स्वतंत्र होते हैं, बिना किसी और ध्वनियों की सहायता से वे उच्चरित होते हैं। लेकिन व्यंजन जो होते हैं वे मूल रूप से उनका अलग रूप होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो हलंत के साथ क, ख, ग, इस तरह से व्यंजन की ध्वनियाँ जो है, मतलब मूल जो रूप से ये ध्वनियाँ होती है, इनका उच्चारण इस तरीके से हम करते हैं। लेकिन पूर्ण रूप से उच्चरित होने के लिए हम क्या करते हैं, इनके साथ हमें अ मिलाना पड़ता है। यहाँ पर ये देखिए मूल रूप से व्यंजन ध्वनियाँ हैं, उनको हम क्या करेंगे, जैसे हम करेंगे, तो बच्चों ये है व्यंजन ध्वनि, ये मूल ध्वनि, ये स्वतंत्र यहाँ पर है, लेकिन स्वर की सहायता से व्यंजन उच्चारित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं वह रूप जब हम किसके साथ, स्वरों के साथ व्यंजनों का उच्चारण करते हैं। और व्यंजनों के उच्चारण में उनके स्थान और उच्चारण की चेष्टाएं या प्रयत्न मुख्य होते हैं। व्यंजन का जब हम उच्चारण करेंगे तो बच्चों उच्चारण जो स्थान है, मुख के विभिन्न अवयव है या अंग है जिन्हें हम यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ये अंग सहायक होते हैं। बात तो वही मुख्य बात है कि फेफड़ों से हवा बाहर निकलती है और विभिन्न जगह पर, विभिन्न स्थानों पर वह रुकती है। तो आज हम देखेंगे ये है उच्चारण अवयव। यहाँ मैं फिर से आपको दिखाना चाहूँगी बच्चों, ये होंठ है, ठीक है, और दोनों यहाँ पर आप देख सकते हो ये दांत है और ऊपर के भी दांत है। और उसके जो आगे जहाँ पर दांत मांस के साथ जुड़ा हुआ है उस अंश को हम क्या कहते हैं, वत्स कहते हैं। मसूड़ा जहाँ पर है कि नहीं बच्चों। उसके बाद जो थोड़ा कठोर अंश है, खुरदरा सा आप महसूस कर सकते हो, और जीभ से अगर आप इसका स्पर्श करोगे तो बच्चों आप देख सकते हो कठोर लगता है, उसे हम कठोर तालु कहते हैं। कठोर तालु के बाद सीधा आप देखेंगे, अब जीभ से महसूस करिए, स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। पूरा जो सीधा अंश है इसी जगह को हम मूर्धा कहते हैं। मूर्धा के बाद जो है थोड़ा कोमल है, हाँ मतलब नरम थोड़ा लगता है, वह कोमल तालु है। फिर जो आगे, उसके आगे जो लटकता हुआ मांसपिंड है वह कौवा कहलाता है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो और एक बात जो मैं बता रही हूँ, यह है नासिका विवर, मतलब हवा नाक से, कुछ ध्वनियों के उच्चारण में हवा नाक से भी होकर निकलती है। और ये पूरा जो चित्र है ये मुख विवर का, जहाँ हम विभिन्न अंग यहाँ देख रहे हैं। फिर इसके साथ आप इस अंश को देखिए, ये गलविल है। फिर यहाँ पर जो दो नलियाँ हैं, एक तो भोजन नलिका है और दूसरा जो यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्या है बच्चों, ये श्वास नली है यहाँ पर। और इसके पास, इसी श्वास नली में यहाँ इस जगह ऊपर थोड़ा देख सकते हो, यह जो है यह स्वर यंत्र है। फिर उसके बाद यहाँ स्वर यंत्र आवरण भी है इसी जगह, और ये है जीभ। तो बच्चों ये है उच्चारण अवयव, इनका हम उपयोग करते हैं ध्वनियों के उच्चारण में। और व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जो उच्चारण अवयव है या उच्चारण स्थान है बच्चों, वे क्या क्या है? उच्चारण स्थान है बच्चों, होंठ है, दांत है, वर्ष, मूर्धा, तालु, कंठ और काकल, ये मुख्य स्थान हैं जो व्यंजनों के उच्चारण में सहायक होते हैं। और स्थान के आधार पर जिन स्थान का हम उपयोग करते हैं, स्थान के आधार पर व्यंजनों के नामकरण किए गए हैं बच्चों। तो वे क्या क्या है? द्वयष्ट, दंतोष्ट, दंत्य, वर्ष्य, मूर्धन्य,
तालव्य, कंठ्य और काकल्य। तो बच्चों इन्हीं का अब हम विस्तृत रूप से विवेचन करेंगे। हम देखते हैं जब सबसे पहले आता है स्थान के आधार पर बच्चों, वह है द्वयस्थ ध्वनि। तो इन ध्वनियों में क्या होता है, इन ध्वनियों का उच्चारण दोनों होठों से किया जाता है। ऊपर का होठ है बच्चों, ये नीचे का है, तो ये दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद हवा कुछ देर के लिए बाधित होती है और उसके बाद जब मुंह खोलते हैं हम तो ये ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। प, फ, ब, भ, म। अब देखिए उच्चारण कीजिए। प, दोनों होठ जुड़े कि नहीं, जुड़ गए। ठीक इसी तरह बाकी की जो ध्वनियां हैं वे इसी तरह से उच्चारित होती हैं। तो बच्चों ये ध्वनियां जो है वे द्वयस्थ ध्वनियां कहलाती हैं। द्वयस्थ मतलब दोनों होंठ। आगे बच्चों, तो फिर से मैं बताना चाहती हूँ इन ध्वनियों के उच्चारण में क्या किया जाता है, दोनों होठों से किया जाता है। और ये ध्वनियाँ क्या क्या है, प, फ, ब, भ और म। उसके बाद जो दूसरा है स्थान के हिसाब से, स्थान के अनुसार, वह है बच्चों दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, देखिए कैसे उच्चारित होते हैं। इन ध्वनियों का उच्चारण ऊपर के दांतों और नीचे के होठ की सहायता से किया जाता है। इनका उच्चारण ऊपर के दांत जो है और नीचे के होठ। और ये ध्वनि क्या है, एक तो है व। अब देखिए व, दांत और यहाँ पर जो होंठ है इस तरह से नजदीक आने पर व का उच्चारण हम करते हैं। एक और भी ध्वनि है फ, जो आगत ध्वनि है, इसका उच्चारण भी इसी तरह से होता है। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने कहा ये क्या है, द्वयस्थ है, प, फ, ब। लेकिन फ जो अरबी फारसी के शब्द होते हैं उनके साथ फासला, मैं नहीं कहूँगी फासला, ये क्या हो जाएगा, अजीब सा सुनाई देता है ना, लेकिन फासला ऐसे हम इसका उच्चारण करेंगे। तो ये ध्वनि भी जो है वह दंतोष्ठ ध्वनि है। बच्चे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्थान के हिसाब से और क्या क्या ध्वनियाँ हैं। और है दंत्य ध्वनियाँ जीभ की नोक से, जीभ की नोक से ऊपर के दांतों की जड़ को जब स्पर्श किया जाता है और जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है, हम जीभ की नोक से ऊपर की दांत या उसके जो मतलब जड़ है, उसकी जो जड़ है उसके आसपास हम जब स्पर्श करते हैं या फिर जब उसको हम छूते हैं उसी स्थान को, तो ये ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं। तो देखिए कहाँ स्पर्श हम कर रहे हैं, देखिए स्थान क्या है, जीभ की नोक तो है और ऊपर के दांत की जड़, जड़ यानी मूल है, हाँ उसी स्थान पर जाकर यह ध्वनियाँ उच्चारित होती है। त, थ, द, ध, न। ठीक है, तो त, थ, द, ध, न स्थान के आधार पर ये दंत्य ध्वनियाँ हैं। फिर बच्चों वर्ष्य, जीभ की नोक एवं वर्ष की सहायता से, वर्ष जो है पूरा मसूड़ा दांत के जो मूल से थोड़ा ऊपर जो जगह है उसको, मतलब उस आसपास के जगह को हम क्या कहते हैं, वर्ष कहते हैं। तो इनकी सहायता से जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है जीभ की नोक एवं वर्ष की सहायता से, उन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं बच्चों, वर्ष्य ध्वनियाँ कहते हैं, वर्ष्य ध्वनियाँ कहते हैं। वर्ष जगह है कौन सी, स्थान है कौन सी, वर्ष है, और वहीं उसी स्थान से उत्पन्न ध्वनियाँ, जीव की सहायता से उत्पन्न ध्वनियाँ जो है वह वे ध्वनियाँ वर्ष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ये ध्वनियाँ कौन कौन सी है, ल, र, स। स भी देखिए हम दंत स कह देते हैं, लेकिन स्थान देखिए स, मतलब यह आसपास की जगह है जहाँ यह ध्वनि उच्चारित होती है, और वर्ष्य स जो है वह वर्ष्य ध्वनि है। बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। अभी जीभ को उलटकर मूर्धा से
क्या किया जाता है, जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जीभ को उलटकर हम क्या करते हैं, मूर्धा, मूर्धा भाग पता है, पूरा सीधा जो है अंश, कोमल तालु और कठोर तालु के मध्य जो अंश है वह मूर्धा है। तो वहाँ जब हम क्या करते हैं, जीभ को उलटकर मूर्धा को छूते हैं उसी जगह को, तो इस समय जो उच्चारित होते हैं ध्वनियाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम मूर्धन्य ध्वनियाँ कहते हैं। ता, था, देखिए उच्चारण कीजिए, आप खुद महसूस कीजिए किस तरह से ये उच्चारित होते है ना। जीभ वहाँ कहाँ जाकर स्पर्श करता है, किस स्थान को, वह स्थान मूर्धा है, और मूर्धा स्थान से उच्चारित ध्वनियाँ क्या है, मूर्धन्य है। ट, ठ, ड, ढ, ण, अड़ा, ढ, और यह जो स है, श, इसका उच्चारण हम करेंगे षटकोण, जब हम कहते हैं श, इस तरह से यह सब क्या है, मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं। फिर उसके बाद आता है तालव्य। तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं, देखिए बच्चों, कठोर तालु, कठोर तालु तथा जीभ की सहायता से जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं वे क्या कहलाती हैं, तालव्य ध्वनियाँ कहलाती हैं। और ये क्या है, च, छ, ज, झ, ञ, स और य। ये ध्वनियाँ कहाँ से उच्चारित होती है, किस स्थान से उच्चारित होती है बच्चों, कठोर तालु से। और हम सहायता किसकी लेते हैं, जैसे सभी ध्वनियों के उच्चारण में जीभ की सहायता लेते हैं और तालव्य ध्वनियाँ उच्चारित हो जाती हैं। कंठ ध्वनियाँ हैं फिर बच्चों, आगे देखते हैं कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी है। जीभ के पिछले भाग की सहायता से, जीभ के पिछले भाग की सहायता से, फिर उसके जो कोमल तालु का जो शेष अंश है, शेष भाग, हाँ, वहीं से उच्चारित होते हैं। कंठ से हमें लगता है, महसूस हम करते क्या है, ये कंठ से उच्चारित होते हैं और इन्हें हम कंठ ध्वनि ही कहते हैं, कंठ ध्वनि के अंतर्गत रखा गया है। और ये ध्वनियाँ कौन कौन सी है, क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 ध्वनियाँ जो है बच्चों, ये कंठ ध्वनियाँ हैं, कंठ से उच्चारित ध्वनियाँ, जीभ के पिछले भाग की सहायता से ये ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। फिर काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्र के मुख, स्वर यंत्र है, हमने दिखाया था छवि में, और वहाँ उसके मुख से या काकल, उसे और क्या कहते हैं, काकल भी कहते हैं, वहीं से उच्चारित ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, एक ही ध्वनि है, ध्वनि जो है उच्चारित होती है उसे हम काकल्य ध्वनि कहते हैं। और बच्चों वह है ह, स्थान देखिए, आप उच्चारण कर सकते हैं इसका ह। तो ये कंठ मतलब जो है स्वर यंत्र जो है, उसके बाद जो उसका मुख आगे उससे ऊपर जो है, वहीं पर हम महसूस कर सकते हैं काकल ध्वनियाँ, काकल ध्वनि वहीं उच्चारित होती है, वहीं से उच्चारित होती है जीभ की सहायता से। तो बच्चों, स्थान के आधार पर जब हम व्यंजनों का वर्गीकरण करेंगे तो हम लिखेंगे, तो ये हम अलग व्यंजनों का जो वर्गीकरण किया है, ये व्यंजनों के 5 वर्ग हैं, है कि नहीं। हर वर्ग की जो पहली ध्वनि है उसके हिसाब से उनका नामकरण किया गया है। और ये जो ध्वनियाँ हैं हम देखते हैं कौन किस स्थान से अभी उच्चारित हुए हैं। तो ये आप क, ख, ग, घ, य, ये कौन सी ध्वनियाँ हैं बच्चों, क्या पढ़ाया था हमने। तो बच्चों ये ध्वनियाँ हैं कंठ ध्वनियाँ, है ना बच्चों। फिर च, छ, ज, झ और ञ, ये जो ध्वनियाँ हैं ये क्या है, ये तालव्य ध्वनियाँ। बच्चों हमने एक एक पढ़ाया है, एक एक आप लोगों को बताया है। अब आप, मुझे आशा है
इसे आप निश्चित रूप से इन्हें आप कर पाओगे। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में इन्हें लिखिए और जो मैंने समझाया उसके हिसाब से आप इनका नाम लिखने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आप इन्हें लिख सकते हैं। बच्चों, हमने क्या सीखा? अभी क्या सीखा हम लोगों ने? देखिए, व्यंजन किसे कहते हैं? हमने क्या सीखा बच्चों? व्यंजन किसे कहते हैं? ध्वनियाँ जो रुकावट के साथ थोड़ा बाधित होकर मुख से बाहर निकलती हैं, वे ध्वनियाँ क्या होती हैं? व्यंजन ध्वनियाँ कहलाती हैं। ये हमने सीखा। और ये भी सीखा व्यंजनों का उच्चारण किस तरह से हम करते हैं। व्यंजनों का उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं, मुख के जो अवयव होते हैं और उससे मतलब किस स्थान से जीभ की सहायता लेकर हम ध्वनियों का उच्चारण कर पाते हैं, यह हमने सीखा। व्यंजनों के जो उच्चारण स्थान वो भी हमने देखा। और स्थान के आधार पर कौन सी ध्वनि क्या है, कंठ्य कौन सी ध्वनियाँ है, तालव्य कौन सी ध्वनियाँ है, मूर्धन्य कौन सी ध्वनियाँ है, द्वयष्ट ध्वनियाँ, दंतष्ट ध्वनियाँ, ये सब हम लोगों ने आज सीखा है कि नहीं बच्चों। और हाँ, भूल मत जाइए, काकल्य ध्वनि भी हमने आज सीखी, मतलब कौन सी जगह स्थान के हिसाब से, ये हमने आज अच्छी तरह से सीखा। और बच्चों, अभी आते हैं मूल्यांकन पर, प्रश्नोत्तर पर। कुछ पढ़ें तो हमने अंत में क्या सीखा, क्या ज्ञानार्जित हमने किया, वो तो देखेंगे ही। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली स्थान है उन्हें मैंने यहाँ पर आपको दो दो विकल्प भी दिए हैं और इनका चयन करना है, जो सही है उसे बताना है। तो कौन सा व्यंजन है? रिक्त व्यंजन, यहाँ मैंने रिक्त स्थान दिया है, क डैश व्यंजन है। विकल्प में है कंठ्य और दंत्य। बताइए तो बच्चों क्या है? क जो है वह है कंठ्य ध्वनि, कंठ्य व्यंजन है कि नहीं बच्चों? तो यह उत्तर है कंठ्य। न डैश व्यंजन है, त थ द ध न। बताइए, विकल्प मैंने दिया है और इसी का आपके लिए जो है ये आपके लिए गृह कार्य है। कुछ आप भी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। और श व्यंजन जो है मूर्धन्य है या तालव्य है? बताइए, ये आसान है, आप लोगों ने बता दिया। ये क्या है? श जो है वह मूर्धन्य है। र वर्ष्य है या कंठ्य है? बताइए तो सही। नहीं, तो र जो है, सही बताया आपने, वर्ष्य ध्वनि है। और ह क्या है? इसका उत्तर भी आप गृह कार्य के तौर पर करोगे। लिखिए या बता दूं? लिखिए लिखिए। ह कौन सी ध्वनि है या कौन सा व्यंजन है, ये आपको बताना है। आगे भी बढ़ते हैं बच्चों। क स्तंभ और ख स्तंभ का मिलान हम सभी करते हैं, है कि नहीं? और यहाँ पर वही ध्वनियाँ मैंने कुछ 4 ध्वनियाँ मैंने दी हैं, घ ट च और ल। और यहाँ पर स्थान के अनुसार, स्थान के हिसाब से मैंने यहाँ पर ध्वनियों को जो नामकरण किया था मैंने या फिर जो बताया गया था वहाँ पर लिखा है। आप इनको लिखिए, इनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में जरूर लिखेंगे। तो बच्चों, घ ये कौन सी ध्वनि है, बता सकते हैं? तो क ख ग घ ये जो है यह कंठ्य है कि नहीं? इसी तरह से बच्चों आप बाकी की जो ध्वनियाँ हैं इनको कीजिए। बताइए, ट कौन सी है, च कौन सी ध्वनि है और ल, इनका मिलान कीजिए, उत्तर पुस्तिका में लिखिए और देखिए जो लक्षण बताए गए हैं या जो बताया गया है कि किस स्थान से उच्चारित ध्वनियाँ कौन सी है, और मिलान करके देखिए आपने सही लिखा है या नहीं। तो बच्चों, आप लोगों ने बहुत ध्यान के साथ हमें सुना। बहुत ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।